Hello everyone, how are you? Myself Momin Zamir and welcome to our beloved channel Science School. So, ए वक्त जरा अदब से पेशा ए वक्त जरा अदब से पेशा क्योंकि वक्त नहीं लगता वक्त बदलने में। सो हमारा वक्त बदलने वाला है, हमको पता है। अ, अगर आपने हमारे पार्ट 1 से लेकर पार्ट 4 तक वीडियो देखे हैं तो आपको कंक्लूड हो गया होगा कि अब हमारा वक्त बदल चुका है। जहां हम सोच रहे थे कि हमारा स्कोर नहीं होगा, हमने अब आइडिया लगा लिए कि अब स्कोर करना बहुत इजी है। मैंने आपको बताया है वीडियो के अंदर। थोड़ा सा कंक्लूड कर लेते हैं उसके बारे में बेटा कि क्या करना है हमको। इन शॉर्ट अगर मैं चारों वीडियो को बताऊं तो मैंने आपको चारों वीडियो में बताया कि कोई 8 चैप्टर है जो मैंने इस वीडियो में बताया आपको। वो 8 चैप्टर आपको करना है, जो कि कहाँ कौन से पार्ट से है, इनऑर्गेनिक से एंड अप्लाइड केमिस्ट्री से, राइट। एंड रिमेनिंग पार्ट में ऑर्गेनिक में अगर बात करेंगे तो ऑर्गेनिक में हमको क्या करना है, हम लोग को नेम रिएक्शन करना है और साथ ही साथ आपको क्या करना है, आपको इम्पोर्टेंट क्वेश्चन ऑफ ऑर्गेनिक करना है। फिजिकल में क्या करना है, तो फिजिकल में न्यूमेरिकल करना है एंड इम्पोर्टेंट क्वेश्चन ऑफ फिजिकल केमिस्ट्री करना है। तो ये पार्ट अगर आप करोगे तो आपका, आप देखिए 8 चैप्टर का ऑन एवरेज मार्क्स 5 है, 5 8 जा 40 प्लस न्यूमेरिकल 15 मार्क्स का, तो ये होता है 55। ऑन एवरेज नेम रिएक्शन 4 to 5 मार्क्स कहलाती है, 60 मार्क्स हो गया। प्रैक्टिकल मिला के आपको 80 प्लस, आप 80 to 85 स्कोर कर सकते हैं। और अगर मार्क्स ज़्यादा कट जाते हैं तो 75 तो स्कोर हो जाएगा। इसको डिटेल में मैंने आपको चारों पार्ट में, पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3 एंड पार्ट 4 में बताया है कि हमको करना क्या है। अगर आपने वीडियो नहीं देखा है पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3, पार्ट 4, तो हाउ टू स्कोर गुड मार्क्स का, तो आपको प्लीज पहले वो वीडियो देखना है और देन ये वीडियो पे आना है इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस ऑफ द केमिस्ट्री। अब इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन कहाँ के बेटा, कोई इम्पोर्टेंट क्वेश्चन होता है कि बोर्ड में? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है कि मैं आपको कोई इम्पोर्टेंट क्वेश्चन दे सकता हूँ, बट हाँ, प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर देख के, और क्योंकि मेरे पास 12 इयर्स का एक्सपीरियंस है टीचिंग का, तो पेपर्स के बेसिस पे एंड इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स के बेसिस पे हमारे वी कैन से नॉलेज के बेसिस पे हम कंक्लूड कर सकते हैं कौन से क्वेश्चन ज्यादा बार आए हैं, कौन से क्वेश्चन कम आए, और अगर कोई क्वेश्चन नहीं आया तो वो आने के चांसेस है या नहीं है, वो हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। So let's start the video, or let's start the our, we can say, video. How important question of the chemistry for 2023, right? So let's start. You can see over here, मैं इसको लेता हूँ आपके स्क्रीन पे, हमारी मैंने टेक्स्ट बुक ओपन किया है। तो हम लोग 1 by 1 चैप्टर डिस्कस करेंगे, कौन से चैप्टर में कौन सा पार्ट ज्यादा इंपॉर्टेंट है। आप नोटबुक लेके बैठिए और नोटबुक में नोट डाउन कीजिए कि कौन से पार्ट में जमीर सर क्या बता रहे, ताकि आपको आइडिया लगे कि कौन से पार्ट में क्या करना है। ओके बेटा, सो लेट्स स्टार्ट। ओके वेट, हमारे बुक में स्टार्टिंग का पार्ट ही इतना सारा दिया हुआ है। ओके, लेट्स स्टार्ट विद आवर सॉलिड स्टेट। सॉलिड स्टेट की अगर बात करेंगे, सिंस इट इज अ फिजिकल केमिस्ट्री चैप्टर, तो ये बेटा आपका, इसमें से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन क्या है तो नोट डाउन कर लो बेटा। न्यूमेरिकल इसमें से मोस्टली आता है, वी कैन से 99% न्यूमेरिकल इसमें से आता ही है। अब क्वेश्चन ये उठता है, सर कौन सा न्यूमेरिकल आता है? तो इसमें बेटा बहुत 2 या 3 या 4 टाइप के न्यूमेरिकल है, और उसमें भी डेंसिटी वाला न्यूमेरिकल बहुत मोस्टली आता है 3 मार्क के लिए। और अगर डेंसिटी वाला नहीं पूछता है तो उसके अलावा दूसरे न्यूमेरिकल अगर आएंगे तो वो 2 मार्क के लिए आएंगे। यानी इन शॉर्ट आपका न्यूमेरिकल ये चैप्टर का बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है। देन इस चैप्टर में एमसीक्यूज आता है, तो हमको छोटी छोटी चीजों पे ध्यान देना है कि किस चीज को एमसीक्यूज में पूछ सकता है। एक एक मार्क के लिए आपको आइडिया लगाना चाहिए कि 1 मार्क्स के लिए क्या आ सकता है। डेफिनेशन हो सकती है छोटी मोटी, या एग्जाम्पल हो सकते हैं, जैसे एग्जाम्पल स्टोइशियोमेट्रिक कंपाउंड कौन से है,
सॉलिड कौन सा है, डिफेक्ट्स कौन कौन से है, कौन से डिफेक्ट में कौन सा एग्जाम्पल है, तो ये सारी चीजें एमसीक्यूज में आ सकती है, राइट। एग्जाम्पल्स ऑफ एमॉर्फस सॉलिड एंड क्रिस्टलाइन सॉलिड भी आपको आ सकता है, राइट। तो इस तरह से आपको कुछ भी पार्ट आ सकता है, एलोट्रॉपी के एग्जाम्पल पूछ सकते हैं, राइट। तो एक मार्क के लिए आपको खुद आइडिया लगाना चाहिए कि एक मार्क के लिए क्या पूछ सकता है। मैंने बताया आपको एमसीक्यूज मोस्टली चैप्टर में से आया है। देन 2 मार्क वाला चैप्टर क्वेश्चन बहुत इस चैप्टर में से आया है, तो 2 मार्क का क्वेश्चन क्या बन सकता है बेटा, डिस्टिंग्विश। डिस्टिंग्विश इस चैप्टर में से बहुत बार आई है। इफ यू सी डिस्टिंग्विश बिटवीन व्हाट, क्रिस्टलाइन सॉलिड एंड एमॉर्फस सॉलिड, ये जो पार्ट है बेटा ये बहुत बार आया है, डिस्टिंग्विश बिटवीन एमॉर्फस सॉलिड एंड क्रिस्टलाइन सॉलिड। देन आपका आगे बढ़ते हैं हम लोग, ये पार्ट भी इंपॉर्टेंट है बेटा। अगर मैं कंक्लूड करूं तो ये जो आयोनिक सॉलिड है, कोवेलेंट सॉलिड है, राइट, ये जो पार्ट आपके सामने दिख रहा है, ये इसमें भी हो सकता है डिस्टिंग्विश बना दे फ्यूचर में। तो कुछ भी पार्ट, या फिर 2 मार्क के लिए आपको एक्सप्लेन करने बोल दिया कि मॉलिक्यूलर सॉलिड, एक्सप्लेन द मॉलिक्यूलर सॉलिड। खासकर मॉलिक्यूलर सॉलिड जो है वो चारों सॉलिड्स में सबसे इंपॉर्टेंट है, राइट। देन अगेन आगे बढ़ते हैं, यूनिट सेल का डेफिनेशन 1 मार्क के लिए आ सकता है आपका। नंबर ऑफ एटम्स प्रेजेंट इन बीसीसी, एफसीसी एंड एससीसी कितने हैं वो हमको पता होना चाहिए, वो क्वेश्चन पूछ सकता है। कितने टाइप के ब्रीवियस लटाइस है, 14 टाइप के हमको पता होना चाहिए। कितने टाइप के सिस्टम है, 7 टाइप के हमको पता होना चाहिए, राइट। एससीसी में 1 एटम होता है, बीसीसी में 2, एफसीसी में 4 एटम होते हैं, तो ये आपको पता होना चाहिए, क्योंकि वैसे भी न्यूमेरिकल में हम लोग यूज करने वाले, तो हमको पता होना चाहिए कि कौन से इसमें कितने न्यूमेरिक कितने एटम्स होते हैं, राइट। देन आपका ब्रीवियस सिस्टम जो है वो ब्रीवियस लटाइस वीकेंड से 14 जो है वो उसके इसके अंदर कौन सा है, ये आपको इसके नाम पता होना चाहिए। ये इंपॉर्टेंट नहीं है मगर पता होना चाहिए, एमसीक्यू में पूछ सकता है, राइट। जैसे मैं बोला, आप डेंसिटी वाला ये न्यूमेरिकल और इस तरह के न्यूमेरिकल वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, इसको नोट डाउन करो। देन आगे बढ़ते हैं हम लोग, ये पैकिंग वाला पार्ट नीट जेई लेवल पे इंपॉर्टेंट है, बट मैं अगर स्टेट लेवल की बात करूंगा इतना ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। आगे बढ़ते हैं बेटा, पैकिंग एफिशिएंसी, यस इट इज इम्पोर्टेंट। अगर न्यूमेरिकल नहीं देता तो आपको 3 मार्क के लिए इसमें से न्यूमेरिकल की जगह आपको पैकिंग एफिशिएंसी आ सकता है। एससीसी, बीसीसी, एफसीसी तीनों में से कोई एक आएगा, और ये तीनों में सबसे ज्यादा पैकिंग एफिशिएंसी ज्यादा इंपॉर्टेंट किसकी है, बीसीसी की। अगर ये डायरेक्टली नहीं पूछता है तो इनडायरेक्ट वे में एमसीक्यूज में और वेरी शॉर्ट आंसर में पूछ सकता है, व्हाट इज द एम्प्टी स्पेस और व्हाट इज द पैकिंग एफिशिएंसी ऑफ एससीसी, बीसीसी एंड एफसीसी। ओके, आगे बढ़ते हैं हम लोग बेटा। यहाँ पर देखो, ये न्यूमेरिकल भी बहुत अच्छा न्यूमेरिकल है। आपको आपको यहाँ पर आपका नॉलेज पता चलता है, तो ऐसे न्यूमेरिकल भी आपको 2 मार्क के लिए आ सकते हैं। तो मैं आपको बताते चल रहा हूँ कि किस तरह के न्यूमेरिकल आएंगे बेटा। जो सॉलिड स्टेट चैप्टर जो है बहुत अच्छा चैप्टर है स्कोर करने के लिए, क्योंकि न्यूमेरिकल कुछ 3 या 4 टाइप के न्यूमेरिकल है और वो आते ही है, और रिमेनिंग पार्ट थियरी है, वो थियरी में से 2 मार्क का आता है, तो उसमें भी सेलेक्टिव है। डिफेक्ट्स, जैसे बताया, डिफेक्ट्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। आफ्टर न्यूमेरिकल कोई चीज सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है वो डिफेक्ट्स है। डिफेक्ट्स में से वैकेंसी डिफेक्ट, स्कॉट की डिफेक्ट, फ्रिंकल डिफेक्ट, कोई ना कोई डिफेक्ट पूछता है। आपको उसको डिटेल में पढ़ना है। डिटेल में मतलब आपको आइडिया लेना है, और एग्जाम में 2 मार्क के लिए आता है तो अपने ओन वर्ड में लिखना है एग्जैक्टली उसमें होता क्या है। हर डिफेक्ट का एग्जाम्पल याद रखो, और साथ में उसका हर डिफेक्ट का एग्जाम्पल याद रखो और उसमें होता क्या है आपको याद रखना है। जैसे एग्जाम्पल अगर मैं बात करूंगा, स्कॉटकी डिफेक्ट क्या है, तो ये आयनिक सॉलिड में होता है, और ये सिमिलरली वैकेंसी डिफेक्ट की तरह ही यहाँ पे कुछ अनायन जो है वो क्या होते हैं, अपनी जगह छोड़ देते हैं, लॉस हो जाते हैं, और उसमें क्या होता है वहां पर वैकेंसी क्लियर हो जाती है, तो उसको स्कॉटकी डिफेक्ट बोलते हैं। तो आप इस तरह से एग्जैक्टली पूरा नहीं पढ़ने के, उसका कॉन्सेप्ट समझना है, उसका एग्जाम्पल याद रखना है। आपको 2 मार्क के लिए आता है मोस्टली, और उसको एक्सप्लेन करने बोलेगा तो बस उसको एग्जाम्पल याद रखना है और उसका कॉन्सेप्ट याद रखना है, स्कॉटकी में क्या है, फ्रैंकल में क्या है, ये सब, राइट। इससे पहले अगर मैं बात करूंगा डिफेक्ट्स के बाद अगर जाते हैं हम लोग, तो डेफिनेशन डिस्टिंग्विश एक बार आ चुका है, किसमें, एन टाइप एंड पी टाइप सेमीकंडक्टर, ये जो आपको दिख रहा है यहाँ पर
सेमीकंडक्टर का पार्ट आपने फिजिक्स में भी पढ़ा है, वही पार्ट पूरा के पूरा यहाँ पर भी है। तो आपको आई थिंक ये पढ़ने की जरूरत नहीं, आपको एग्जैक्टली पता है कि व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन एन टाइप एंड पी टाइप सेमीकंडक्टर। तो यहाँ पर आपको मिलेगा कि व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन एन टाइप एंड पी टाइप सेमीकंडक्टर। ओके, सो यहाँ पर इतना ही पार्ट जो मैं बताऊंगा, आपको कहूंगा कि ये आपका सॉलिड स्टेट का चैप्टर में से इंपॉर्टेंट है। नाउ लेट्स गो फॉर व्हाट नेक्स्ट चैप्टर, दैट इज सॉल्यूशन। सॉल्यूशन के लिए अगर मैं बात करूंगा तो मुझे लगता है कि न्यूमेरिकल वाले चैप्टर्स 6 है फिजिकल केमिस्ट्री के। उन 6 चैप्टर में सबसे अनइम्पॉर्टेंट न्यूमेरिकल, मतलब न्यूमेरिकल जो मोस्टली नहीं आता, मतलब आता है वी कैन से 80% आता है, वरना बाकी चैप्टर के न्यूमेरिकल कंपलसरी आते हैं। जैसे कि सॉलिड स्टेट और थर्मोडायनेमिक का न्यूमेरिकल तो कंपलसरी आता ही आता है। तो आपको सोल्यूशन के न्यूमेरिकल अगर नहीं आते तो बेटा आप स्किप कर सकते हैं, क्योंकि ये सारे चैप्टर्स के न्यूमेरिकल में थोड़ा अगर डिफिकल्ट कोई है तो वह है सोल्यूशन के न्यूमेरिकल। बाकी तो वैसे इंपॉर्टेंट इजी न्यूमेरिकल है, उसमें खाली फॉर्मूले में पुट करना है वैल्यू, ऐसे न्यूमेरिकल है। सोल्यूशन में क्या पढ़ना है बेटा, आगे बढ़ते हैं हम लोग। इंपॉर्टेंट क्या है, तो सोल्यूशन में पहला पार्ट इंपॉर्टेंट है हेनरीज लॉ। हेनरी लॉ इंपॉर्टेंट है, उसका न्यूमेरिकल आ सकता है। रॉल्स लॉ का स्टेटमेंट कभी भी आता है, या डेरिवेशन जो दिया हुआ है यहाँ पर आपको, ये पार्ट जो है वो आता है रॉल्स लॉ। यहाँ पर रॉल्स लॉ है बेटा, और उसका ये स्टेट डेरिवेशन है। तो ये स्टेट डेरिवेशन आपको एग्जाम में आता है रॉल्स लॉ का, वो आपको करना है। देन आगे बढ़ते हैं हम लोग। वेट करो, हाँ ये पार्ट वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। बॉइलिंग पॉइंट एलिवेशन एंड फ्रीजिंग पॉइंट डिप्रेशन, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। इसका ये जो डेरिवेशन दिया हुआ है, ये थियरी पार्ट जो है ना, ये पार्ट आपको 3 मार्क के लिए आएगा विद ग्राफ, राइट। और आपका उसका न्यूमेरिकल आएगा। 4 चीज समझो, बॉइलिंग पॉइंट एलिवेशन, फ्रीजिंग पॉइंट डिप्रेशन, इसका जो थियोरेटिकल पार्ट दिया हुआ है मतलब डेरिवेशन के साथ और उसका ग्राफ के साथ, वो पार्ट को आप कर लेना है, या फिर उसका न्यूमेरिकल। ये 4 चीज हो गई, 2 टॉपिक बताया मैंने और 2 टॉपिक के बेस पे न्यूमेरिकल। तो ये चीज का 4 पार्ट में एक चीज तो मैं आपको 100% श्योर बोल सकता हूँ कि 90 to 95% आने के चांसेस रहेंगे। तो आप उसके न्यूमेरिकल में फॉर्मूला सिंपल है, आप मगअप करो। ये जो फॉर्मूला आपको यहाँ दिख रहा है M2 = 1000 KB अपॉन W2 अपॉन डेल्टा TB W1, तो ये फॉर्मूला, वैसे फॉर्मूला आपको केबी और सॉरी बॉइलिंग पॉइंट के लिए और फ्रीजिंग पॉइंट के लिए आपको अलग अलग फॉर्मूले है, उसको बाय हार्ट करना है, और वो बाय हार्ट करके उसका फॉर्मूला के बेस पे जो न्यूमेरिकल है उसको सॉल्व करके प्रैक्टिस करना है। तो ये न्यूमेरिकल वेरी इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल है, याद रखो। देन यहाँ पर जो क्या दिया हुआ है, वी कैन से डेफिनेशन दिए हुए, व्हाट इज द ऑस्मोटिक प्रेशर, व्हाट इज ऑस्मोसिस, हाइपोटोनिक हाइपरटोनिक सोल्यूशन क्या होता है, ये सब दिया हुआ है। ये आपको, या आइसोटोनिक सोल्यूशन, ये आपको याद करना इंपॉर्टेंट है। रिवर्स ऑस्मोसिस भी इंपॉर्टेंट है डेफिनेशन में। बस इतना ही पार्ट इंपॉर्टेंट है। ये जो वेंट ऑफ फैक्टर है, नीट जेई पॉइंट ऑफ व्यू से ज्यादा इंपॉर्टेंट है, बट हमारे 12th में एक ही बार आया है, मुझे नहीं लगता कि अगली बार आएगा। ये वाला आया था, ये जो है ना रिलेशनशिप बिटवीन वेंट ऑफ फैक्टर एंड डिग्री ऑफ डिसोसिएशन, ये रिलेशनशिप आपको एक बार पूछा गया है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं हम लोग। और याद रखना बेटा, एग्जाम में आपको चैप्टर के बीच में और चैप्टर के एक्सरसाइज में से, मतलब आपको कहीं से भी क्वेश्चन आ सकते हैं, ऐसा कहीं नहीं लिखा हुआ है कि आपको एक्सरसाइज में से ही क्वेश्चन आएंगे। तो आपको चैप्टर पढ़ना है, इवन एक्सरसाइज सॉल्व करना है, ताकि आपको आइडिया लग सके कि क्वेश्चन किस तरह से आएंगे। थर्ड चैप्टर अपना क्या है, आयोनिक इक्विलिब्रियम। ये न्यू चैप्टर आया है, तो इसलिए हम लोग को इसको प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर में इतना हम लोग गेस नहीं कर सकते कि कौन से क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। बट
ये चैप्टर जो है हमारा 11 में था, पहले कंबाइंड था, फिर बाद में इसको 11 से थोड़ा अलग करके आयोनिक इक्विलिब्रियम को अलग कर दिया, केमिकल इक्विलिब्रियम को अलग कर दिया। तो केमिकल इक्विलिब्रियम में कौन सा पार्ट वेरी इंपॉर्टेंट है ये समझो। तो पहला बात लिख के रख लो बेटा, इसका न्यूमेरिकल मेरे हिसाब से बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इसके न्यूमेरिकल कॉन्सेप्ट बताऊंगा आगे आके, 2 मार्क या 3 मार्क के इसके न्यूमेरिकल आने ही आना है, याद रखना। तो न्यूमेरिकल वेरी इंपॉर्टेंट है, याद रखना बेटा। देन डेफिनेशन ऑफ अरेनियस थियरी, लुइस थियरी एंड ब्रॉन्स्टेड लॉरी थियरी, ये डेफिनेशन जो है वो 1 मार्क के लिए पूछ सकता है, इंपॉर्टेंट है। देन आगे बढ़ते हैं, ऑसवाल्ड डाइल्यूशन लॉ, ये जो है ना वेरी इंपॉर्टेंट, एग्जाम में आ सकता है, आ चुका है और इम्पोर्टेंट है, आ सकता है, राइट। और मैंने बोला इस चैप्टर के जितने न्यूमेरिकल अच्छे से कर लेना, न्यूमेरिकल आना ही आना है। देन आयोनाइजेशन ऑफ वाटर, ये जो आपको आयोनाइजेशन ऑफ वाटर का डेरिवेशन दिया हुआ है ये इंपॉर्टेंट है बेटा, याद रख लो। देन ये रिलेशनशिप बिटवीन पीएच एंड पीओएच का, ये भी वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, आई थिंक 2 बार आ चुका है। देन इसको एक जस्ट गो थ्रू कर लेना, कॉन्सेप्ट ऑफ हाइड्रोलिसिस, ये एकदम सिंपल है, एक चीज अगर आप समझोगे तो दूसरा आपको इजीली समझ में आ जाएगा कि क्या है उसके अंदर। देन आगे बढ़ते हैं, तो जैसे हम लोग आगे बढ़ेंगे तो बफर सोल्यूशन आता है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, यू कैन सी बफर सोल्यूशन में अगर आप जाओगे तो पीएच ऑफ बफर, एसिडिक बफर क्या होता है, बेसिक बफर क्या होता है, ये डेफिनेशन आपको आएगा, होता क्या है। और उसके बाद एप्लीकेशन ऑफ बफर, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, एग्जाम में आई थिंक 2 बार आ चुका है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है बफर का एप्लीकेशन। देन और न्यूमेरिकल में बोलूंगा तो बफर का पीएच, पीएच के ऊपर पीएच ऑफ बफर, सॉल्युबिलिटी इक्विलिब्रिया का आपका न्यूमेरिकल, राइट। और उसके बाद ये वाली जो न्यूमेरिकल लास्ट लास्ट में जो दिए हुए सारे के सारे न्यूमेरिकल वेरी इंपॉर्टेंट, याद रखना। और लास्ट टॉपिक ये जो कॉमन आयन इफेक्ट है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ये एग्जाम में आ चुका है और आने के चांसेस है, करेक्ट है बेटा। सो वी हैव डन विद द 4 चैप्टर of we can say physical chemistry. Let's go for 4 chapter. I'm extremely sorry, 3 chapter हुए, 3 chapters we have done. Now we'll go for 4th chapter, thermodynamic. इसमें आपको स्टार्ट में बता दूं, इसका भी न्यूमेरिकल वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। 2 चैप्टर और वी कैन से 3 चैप्टर ऐसे हैं जिसके न्यूमेरिकल कंपलसरी आएंगे, एक है सॉलिड स्टेट, दूसरा है थर्मोडायनेमिक, और तीसरा कौन सा है, आयोनिक इक्विलिब्रिया। और इसके बाद इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री के भी मोस्टली आते हैं। खैर टॉपिक पे आते हैं थर्मोडायनेमिक की। इफ यू टॉक अबाउट थर्मोडायनेमिक, तो थर्मोडायनेमिक में बेटा ये जो क्या है न्यूमेरिकल आता है, मैंने बता दिया। कितने मार्क के लिए आता है, तो 3 मार्क के लिए न्यूमेरिकल मोस्टली आता है, कभी कभार 2 मार्क वाला न्यूमेरिकल आता है। और 3 मार्क का न्यूमेरिकल कौन सा आता है, तो अगर ज्यादा फोकस करना है तो डेल्टा जी वाला न्यूमेरिकल ज्यादा फोकस करता है वो। अपार्ट फ्रॉम दिस थर्मोडायनेमिक में क्या आता है, तो डेफिनेशन जो दिए हुए गए वो सारे डेफिनेशन एग्जाम में आते हैं, कोई ना कोई डेफिनेशन पूछेगा आपको। आइसोलेट, ये एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी क्या है, इंटेंसिव प्रॉपर्टी का डेफिनेशन, स्टेट फंक्शन, पाथ फंक्शन, ये आपको पूछेगा। रिवर्सिबल प्रोसेस क्या होता है, उसके बाद ये आइसोबेरिक प्रोसेस, आइसोथर्मल प्रोसेस, आइसोकोरिक प्रोसेस क्या है, इसके डेफिनेशन आएंगे। देन वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपका है मैक्सिमम वर्क, अभी आएगा आपको पीवी वाला तो छोड़ दो। मैक्सिमम वर्क कहाँ गया, यस, कॉन्सेप्ट ऑफ मैक्सिमम वर्क। ये डेरिवेशन जो कॉन्सेप्ट एक्सप्रेशन फॉर मैक्सिमम वर्क वाला जो है ना बेटा, डेरिवेशन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में 2 या 3 बार आ चुका है और वो आता है। देन आगे बढ़ते हैं, इसका जो यहाँ की न्यूमेरिकल है वो भी इंपॉर्टेंट है, याद रखो। आगे बढ़ते हैं, लॉज जो दिए हुए आपने थर्मोडायनेमिक के, फर्स्ट लॉ, सेकंड लॉ, ये सारे लॉज जो है वो इंपॉर्टेंट है, इसको याद रखो, बोलने की जरूरत नहीं होना चाहिए, आपको पता है। देन ये रिलेशनशिप बिटवीन डेल्टा एच एंड डेल्टा यू, ये इंपॉर्टेंट है, ये एग्जाम में इंपॉर्टेंट है। इवन इस फॉर्मूले के बेस पे जो न्यूमेरिकल है ये भी इंपॉर्टेंट है, याद रखना। ओके बेटा, ये वर्क डन इन केमिकल रिएक्शन एग्जाम में मेरे ख्याल से नहीं आया अब तक के,
बट फिर भी एक बार देख लेना क्योंकि आने के चांसेस है उसमें। आगे बढ़ते बेटा, ये सब इतना इंपॉर्टेंट नहीं, डेफिनेशन से करना है तो एक खाली डेफिनेशन पूरा मत पढ़ना, खाली डेफिनेशन देख लेना एग्जाम में आएंगे तो। एंथैल्पीज की डेफिनेशन, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन अभी आने वाला है हमारा, जिसका नाम है हेस लॉ। क्या है बेटा? हेस लॉ इज वेरी 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 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। क्या है बेटा? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। देखो यहाँ पे लिखा हुआ हेस लॉ ऑफ कांस्टेंट हीट सबमिशन। तो ये हेस लॉ एग्जाम में थियोरिटिकल भी आया है, और अगर थियोरी में नहीं आएगा आपको डायरेक्टली हेस लॉ नोट, राइट अ नोट ऑन हेस लॉ, अगर नहीं आया तो आपको इसका न्यूमेरिकल आएगा। तो ये दोनों में से एक चीज वी कैन से 80 to 90% आने के चांसेस है। तो ये हेस लॉ बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है इस चैप्टर का, राइट? बस इतना ही पार्ट इंपॉर्टेंट है। सेकेंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक दिया हुआ है, तो मैं बोला पहले बता दिया कि लॉज जो दिए हुए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। सेकेंड लॉ और फर्स्ट लॉ जो है वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। डेल्टा जी का न्यूमेरिकल इंपॉर्टेंट है। तो आई थिंक सो थर्मोडायनेमिक में इतना पार्ट मुझे लगता है कि इंपॉर्टेंट है। ठीक है, ओके। सो नाउ विल गो फॉर आवर, वेट बेटा, फिफ्थ चैप्टर दैट इज इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री। अब इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में क्या है बेटा, क्या इंपॉर्टेंट है तो देखते हैं वो। इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में भी न्यूमेरिकल आता ही आता है ना? न्यूमेरिकल्स यहाँ के पूरे करना, और इसका न्यूमेरिकल आई थिंक सबसे इजी न्यूमेरिकल है। इसके न्यूमेरिकल की बात करेंगे, केमिकल काइनेटिक्स के न्यूमेरिकल की बात करेंगे, ये वन ऑफ द इजीएस्ट न्यूमेरिकल है बेटा। क्यों इजीएस्ट न्यूमेरिकल है? क्योंकि सिर्फ फॉर्मूले याद करना है और पुट करना है वैल्यूज और आंसर आ जाएगा। देन आपको यहाँ पर कंडक्शन, इस चैप्टर में ज्यादा मैं आपको बताऊंगा, इंपॉर्टेंट पार्ट आपको देखना रहेगा। इलेक्ट्रिक कंडक्शन एंड मेटेलिक कंडक्शन के बीच में डेफिनेशन डिस्टिंग्विश आ चुका है एक बार। देन आगे बढ़ते हैं हम लोग। उसके बाद अगर बात देखेंगे हम लोग तो कॉलरॉश लॉ वेरी इंपॉर्टेंट। अगेन कॉलरॉश लॉ का स्टेटमेंट, उसका एप्लीकेशन, ये आता है आपका। अगर ये नहीं आएगा तो इसका न्यूमेरिकल आएगा। तो कॉलरॉश लॉ का जो भी पार्ट दिया हुआ है वो आपको अच्छे से करना है, कोई ना कोई पार्ट तो आपको आएगा ही आएगा। आगे बढ़ते हैं। उसके बाद आगे बढ़ते हैं, मैं बताऊँ तो आपको डिस्टिंग्विश आ चुका है एग्जाम में। इलेक्ट्रोलिटिक सेल एंड गैल्वेनिक सेल में क्या डिस्टिंग्विश है, डिस्टिंग्विश बिटवीन इलेक्ट्रोलिटिक सेल एंड गैल्वेनिक सेल। अगेन ये टॉपिक वेरी 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 इंपॉर्टेंट टॉपिक है, नोट इट डाउन, राइट? देन इलेक्ट्रोलिसिस की बात करेंगे, इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ मोल्टन NaCl एंड इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ व्हाट, एक्वस NaCl। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। इसमें से आई थिंक सो मोल्टन NaCl बहुत बार आ चुका है, बहुत बार मतलब ज्यादा आ चुका है कंपैरेटिवली। उसके बाद आगे बढ़ते हैं हम लोग। सॉल्ट ब्रिज का डेफिनेशन आता है, व्हाट इज सॉल्ट ब्रिज, उसका यूजेस आता है, राइट ना? फंक्शंस ऑफ सॉल्ट ब्रिज आता है, वो याद रख लो बेटा। इलेक्ट्रोड पोटेंशियल का डेफिनेशन आएगा। नॉन्स इक्वेशन वेरी इंपॉर्टेंट, एक बार आ चुका है नॉन्स इक्वेशन का, ये जो डेरिवेशन दिया हुआ है एक बार 3 मार्क पे नॉन्स इक्वेशन का आ चुका है। नॉन्स इक्वेशन के बेस पे न्यूमेरिकल जितने भी है वो वेरी इंपॉर्टेंट है। देन ये वाला जो स्टैंडर्ड सेल पोटेंशियल एंड इक्विलिब्रियम कांस्टेंट, तो इसका जो पार्ट है बेटा, ये जो ये डेरिवेशन है ये वेरी इंपॉर्टेंट है, नोट इट डाउन। उसके बाद इस चैप्टर का जो लास्ट पार्ट है वो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। आई थिंक सो सारे के सारे टॉपिक यहाँ पे वेरी इंपॉर्टेंट है, प्लीज नोट इट डाउन। लाइक शी, स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड, ये बहुत बार आ चुका है। राइट अ नोट आता है 3 या 4 मार्क के लिए, या डायग्राम खाली पूछेगा आपको उसका, कुछ ना कुछ पूछेगा और वेरी इंपॉर्टेंट है, वो याद रखना। देन डिस्टिंग्विश बिटवीन प्राइमरी वोल्टाइक सेल एंड सेकेंडरी वोल्टाइक पूछ सकता है, या सेपरेटली व्हाट इज प्राइमरी वोल्टाइक सेल, व्हाट इज सेकेंडरी वोल्टाइक सेल, ये पूछ सकता है। देन ड्राई सेल आ सकता है, आया है कि नहीं मेरे को याद नहीं है, बट आ सकता है ड्राई सेल। मैंने बोला ये जितना पार्ट है सेल का लास्ट का पूरा पार्ट एग्जाम में आया है या आने के चांसेस है। देन
लेड स्टोरेज सेल बहुत बार 2 या 3 बार आ चुका है, वेरी इंपॉर्टेंट है, इसका डायग्राम भी इंपॉर्टेंट है, सेपरेटली डायग्राम पूछ सकता है। उसके बाद रिचार्जिंग वाला पार्ट भी एक बार आई थिंक सो आ चुका है और वेरी सिंपल है। जो हमने यहाँ पे रिएक्शन की है उसकी अगर आप ऑब्जर्व करोगे तो उसका उल्टी रिएक्शन, उसकी रिवर्स रिएक्शन यहाँ पे रहेगी, क्योंकि रिचार्ज हो रहा है। रिचार्ज में करते क्या हम लोग, रिवर्स फ्लोइंग ऑफ इलेक्ट्रॉन करते हैं, इलेक्ट्रॉन को रिवर्स फ्लो करते हैं, एंड रिवर्स फ्लोइंग के से आपका क्या होता है, सेल रिचार्ज होता है। इसका मतलब आपकी जितनी भी रिएक्शन है वो क्या होंगी, आपकी वो उल्टी हो जाएगी। तो आप ऑब्जर्व करना कि आपका जो लेड स्टोरेज की रिएक्शन है उसकी पूरी रिवर्स रिएक्शन से एक बार चेक कर लो, आपको समझ में आ जाएगा। देन ये वाला पार्ट निकल कैडमियम सेल एंड मर्क्यूरी सेल अभी ऐड किया गया, पहले नहीं था। तो ये दोनों भी क्योंकि सेल है और ये भी इंपॉर्टेंट है, आने के चांसेस है। फ्यूल सेल इज वेरी इंपॉर्टेंट, एग्जाम में 2 बार आ चुका है। उसके बाद अगेन जो आपने सामने आने वाला है वो इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। डेफिनेशन पूछा है, उसके बाद एप्लीकेशन ऑफ इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज पूछा है, ये दोनों चीज पूछा है, आपको उसको ध्यान रखना है। व्हाट आर द एप्लीकेशन ऑफ इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज 2 मार्क के लिए आता है, या फिर डेफिनेशन आता है, या फिर दोनों को ऐड करके एक साथ 3 मार्क के लिए आएगा। डिफाइन इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज एंड राइट द एनी 4 एप्लीकेशन ऑफ इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज, इस तरह से आपको पूछेगा। तो ये इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज है, इसी के बेस पे हमको एक्सप्लेनेशन करना रहेगा। सो यहाँ पर अपना जो है इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री कंप्लीट होता है। हम लोग बढ़ते हैं केमिकल काइनेटिक्स की तरफ। ओके, सो नाउ आवर नेक्स्ट चैप्टर इज व्हाट, नेक्स्ट चैप्टर इज केमिकल काइनेटिक्स। केमिकल काइनेटिक्स में बेटा कौन सा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है समझते हैं। अगेन एज आई टोल्ड यू, केमिकल काइनेटिक्स में भी न्यूमेरिकल पार्ट जो है वेरी इंपॉर्टेंट है, न्यूमेरिकल पार्ट जो है वो इसमें से आता है। अब रही बात थियोरी की बात, तो थियोरी में नॉर्मली डेफिनेशंस इसमें पूछी जाती है, आपको उस पर ध्यान देना है। डेफिनेशंस पूछी जाएगी, जैसे कि व्हाट इज इंस्टेंटेनियस रिएक्शन, रेट ऑफ रिएक्शन के डेफिनेशन बोलो, रेट लॉ का पूछा जा सकता है, राइट, व्हाट इज रेट लॉ, ये आपको आ सकता है। एंड यहाँ पर अगर आगे जाएंगे आप तो मैं आपको बताऊँ डेफिनेशन और स्लाइटली हम लोगों को क्या होता है, ऑर्डर ऑफ रिएक्शन क्या होती है, ये सब देखना है, ये इतना इम्पोर्टेंट नहीं है। डेफिनेशन में ध्यान रखना है इसका। आगे बढ़ते हैं, हाँ यहाँ पे आते हैं। तो एग्जाम में ये डिस्टिंग्विश बिटवीन ऑर्डर एंड मॉलिक्यूलरिटी एग्जाम में आ चुका है, तो ये आपको पता होना चाहिए। और यहाँ पे 3 पॉइंट दिए हुए, आप ट्राई करो कि आप नोट्स वगैरह से या किसी और जगह से आप चौथा पॉइंट भी क्या करो, आप पता कर लो या अपने ओन से बना लेने का। 4 पॉइंट होना चाहिए आपको 2 मार्क के लिए, तो आप चौथा पॉइंट खुद से रेडी करो। नहीं आएगा तो आप कमेंट बॉक्स में मुझे बताइए, मैं आपको चौथा पॉइंट बता दूंगा, ठीक है। नेक्स्ट अगर बात करते हैं हम लोग, तो यहाँ से पार्ट वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है इस चैप्टर में, जो है ये पार्ट वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। इंटीग्रेटेड रेट लॉ ऑफ फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन, इसका हाफ लाइफ, देन इंडिकेटेड रेट लॉ ऑफ जीरो ऑर्डर रिएक्शन और उसका हाफ लाइफ, यानी 4 पार्ट है। ये 4 पार्ट में एक चीज तो बहुत बार आती है, अगर इंटीग्रेटेड रेट लॉ आएगा तो वो 3 मार्क के लिए आता है बेटा, और अगर उसका हाफ लाइफ आएगा तो 2 मार्क के लिए आएगा। मैंने 4 पॉइंट बोला, 4 पार्ट बोला, इंटीग्रेटेड रेट लॉ ऑफ जीरो ऑर्डर एज वेल एज फर्स्ट ऑर्डर, ये 2 हो गए, और फर्स्ट ऑर्डर और जीरो ऑर्डर का क्या, हाफ लाइफ, ये 2 हो गए। ये 4 में से एक क्वेश्चन मोस्टली आने के चांसेस होते हैं। देन आगे बढ़ते डायरेक्टली जंप करेंगे, तो अगर हम लोग आगे देखेंगे तो यहाँ पर आता है बेटा यूनिट्स। तो यूनिट्स ऑफ जीरो ऑर्डर रिएक्शन एंड यूनिट्स ऑफ फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन आपको एमसीक्यूज में पूछा जाता है, उसके लिए भी हमको प्रिपेयर होना चाहिए। सीरो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन भी बहुत बार आ चुकी एग्जाम में, सो प्लीज प्रिपेयर फॉर इट। व्हाट इज सीरो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन, डेफिनेशन आपको पता होना चाहिए और एक एग्जाम्पल पता होना चाहिए। देन आगे बढ़ते हैं, कोलिजन थ्योरी आपकी एक बार आ चुकी है तो आपको पता होना चाहिए। तो इतना ही पार्ट इस चैप्टर में इंपॉर्टेंट था, आप उसको याद कर लें, ठीक है। आगे बढ़ते हैं,
नेक्स्ट टॉपिक की तरफ जाते हैं बेटा। इफेक्ट ऑफ कैटलिस्ट भी एक बार आ चुका है, बट मैं उसको इम्पोर्टेंट में नहीं कंसीडर करूंगा। ठीक है, मैं वो चीज बता रहा हूँ जो इम्पोर्टेंट है, जिसका 2023 में आने के चांसेस ज्यादा होंगे। एलिमेंट्स ऑफ ग्रुप 16, 17, 18, वेरी इजी, वेरी इंपॉर्टेंट चैप्टर, और ऐसा चैप्टर जिसको आप पढ़ना चाहिए। जैसे मैंने आपको बताया था, ये इनऑर्गेनिक पार्ट और अप्लाइड केमिस्ट्री का पार्ट हमको उसको फुल चैप्टर कंप्लीट करना चाहिए, इसमें इंपॉर्टेंट की जरूरत नहीं होती। फिर भी मैं आपको वो टॉपिक बताऊंगा जिस पे ज्यादा फोकस करना चाहिए, या उसके क्वेश्चन को आपको याद करना ही करना है। बट मैंने आपको रिकमेंड किया था इससे पहले वीडियोस में कि आप इनऑर्गेनिक के जितने भी चैप्टर है, लाइक ये ग्रुप 16, 17, 18, और डी ब्लॉक का जो इनर ट्रांजिशन एलिमेंट है वो, कोऑर्डिनेशन कंपाउंड, अमाइंस, बायोमोलिक्यूल, पॉलीमर, ये सारे चैप्टर जो है कम से कम 8 चैप्टर मैंने आपको पहले ही बताया था। 6 चैप्टर बताया था, 8 2 आप अपने से सेलेक्ट करें। कम से कम 8 चैप्टर आप फुल करेंगे मैंने बोला था। और फिजिकल केमिस्ट्री में इंपॉर्टेंट खाली करेंगे, तो फिजिकल केमिस्ट्री के इंपॉर्टेंट हो चुके हैं, और ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में इंपॉर्टेंट करेंगे, उसके इंपॉर्टेंट मैं बताने वाला हूँ। बट फिर भी इसके भी इंपॉर्टेंट बता रहा हूँ, इसलिए क्योंकि हम पूरा चैप्टर तो लास्ट टाइम पे रिवाइज नहीं करते। तो लास्ट टाइम पे रिवाइज करने के लिए हमको कुछ ऐसा पार्ट होना पता होना चाहिए जो वो लास्ट टाइम पे हम देख सके। तो स्टार्ट करते हैं हम लोग। तो इसमें ये जो फिजिकल ट्रेंड्स है, फिजिकल ट्रेंड्स में आपको एक्सेप्शन याद होना चाहिए, और फिजिकल ट्रेंड पे क्वेश्चन आते हैं रीजनिंग क्वेश्चन कि ऐसा क्यों होता है, डाउन द ग्रुप इंक्रीज होता है, डिक्रीज होता है, क्यों होता है, वो आपको पता होना चाहिए, उस पर क्वेश्चन आते हैं। राइट, फिजिकल ट्रेंड्स हो गया। देन आगे बढ़ते हैं हम लोग डायरेक्टली, और ये फिजिकल ट्रेंड्स है। ये जो इस चैप्टर के प्रॉब्लम्स दिए हुए ना, प्रॉब्लम नंबर 1, 2, 3 जो भी है, ये आप पूरे करेंगे। प्रॉब्लम्स में से एक प्रॉब्लम क्वेश्चन आ सकता है बेटा, तो आपको रिकमेंड करूंगा कि आप इसके सारे प्रॉब्लम्स करें। देन एनॉमलस बिहेवियर, वेरी 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 इंपॉर्टेंट चैप्टर, टॉपिक ऑफ द चैप्टर। इस चैप्टर में अगर आप पेपर रिसर्च करोगे, लास्ट 5 ईयर के पेपर या लास्ट 10 पेपर्स, यू विल कम टू नो दैट एनॉमलस बिहेवियर, पहले इस चैप्टर में जो है बेटा ग्रुप 15 भी था, तो 15 का भी नाइट्रोजन के एनॉमलस बिहेवियर, ऑक्सीजन का एनॉमलस बिहेवियर एंड फ्लोरीन, 3 एनॉमलस बिहेवियर थे। ये 3 एनॉमलस बिहेवियर अगर आप ऑब्जर्व करोगे तो कम से कम 90% पेपर में आए थे। यानी इसका मतलब हर पेपर में एनॉमलस बिहेवियर होता ही होता है। हर 10 पेपर में से 9 पेपर में एनॉमलस बिहेवियर, या 8 पेपर में वी कैन से एनॉमलस बिहेवियर आ चुका है। यानी आप समझ सकते हैं कितना इंपॉर्टेंट है। कैसे आता है, डायरेक्टली आ सकता है, राइट अ नोट ऑन एनॉमलस बिहेवियर, या फिर आपको एनॉमलस बिहेवियर के पॉइंट दे देगा, एक्सप्लेन एटॉमिसिटी, एक्सप्लेन मैग्नेटिक प्रॉपर्टी, एक्सप्लेन ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ द ऑक्सीजन, एनॉमलस बिहेवियर, ऐसा पॉइंट दे देगा आपको, बनाने एक्सप्लेन करने बोलेगा, तो आपको पता होना चाहिए। देन इसके बाद इस चैप्टर में ज्यादा इंपॉर्टेंट क्या है, तो इस चैप्टर में इसके बाद इंपॉर्टेंट है ऑक्सो एसिड, राइट ना। ऑक्सो एसिड्स जो होते हैं, जैसे कि एग्जांपल अगर मैं हेलोजन की बात करूंगा तो हेलोजन के ऑक्सो एसिड्स है, ये जो मैं आपके सामने लिखा हूँ ऑक्साइड्स, राइट ना, ये ऑक्सो एसिड ऑफ हेलोजन है। देन ऑक्सो एसिड्स ऑफ उसकी बात करेंगे, किसका, ऑक्सो एसिड ऑफ हेलोजन हो गया, ऑक्सो एसिड ऑफ सल्फर है, राइट ना। सल्फर के ऑक्सो एसिड्स है, कौन कौन से, सल्फ्यूरिक एसिड है, उसके बाद कौन से एसिड है, पर ऑक्सी सल्फ्यूरिक एसिड है ना, जो भी आपको दिए हुए यहाँ पे ऊपर की तरफ है, मैं आगे निकल गया, सॉरी, यहाँ पे देख लेते हैं हम लोग। आई थिंक सो यहाँ ऊपर होना चाहिए इसको। नहीं दिख रहा है, ऑक्सो एसिड किधर है। हम्म, नहीं,
मैं आएगा तो बताऊंगा, मगर ये भी याद रखो एनॉमलस सॉरी एलोट्रॉप्स ऑफ सल्फर भी इंपॉर्टेंट है, अल्फा सल्फर एंड बीटा सल्फर का डिस्टिंग्विश इंपॉर्टेंट है। यहाँ पर आपका ऑक्सो एसिड आ गया। तो ऑक्सो एसिड ऑफ सल्फर, पहले ऑक्सो एसिड ऑफ फास्फोरस भी था, ऑक्सो एसिड ऑफ नाइट्रोजन भी था, ऑक्सो एसिड सल्फर था, ऑक्सो एसिड ऑफ हेलोजन था। 4 ऑक्सो एसिड थे, चारों में से हर ईयर चेंज होता था, मगर ऑक्सो एसिड भी आपका आउट ऑफ 10 वी कैन से 7 to 8 पेपर में आता था। बट बिकॉज हमारा यहाँ पर ग्रुप कम कर दिया है, 16 and 17 कर दिया है, 18 कर दिया है, तो 16, 17, 18 में हमारे पास सल्फर के ऑक्सो एसिड है, हेलोजन के ऑक्सो एसिड है। ये दो ही ऑक्सो एसिड है, ये आपको याद करना है। आपको क्या याद करना है? आपको नाम दिया जाएगा, उसका फॉर्मूला याद होना चाहिए, उसका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला याद होना चाहिए, उसमें किस टाइप के बॉन्ड है वो आपको याद होना चाहिए। कुछ भी इस पे क्वेश्चन आएगा। ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ द एलिमेंट, सेंट्रल एलिमेंट क्या है, एग्जांपल ये पर क्लोरिक एसिड का, क्लोरीन का ऑक्सीडेशन नंबर कितना है? +7, राइट। यहाँ पर कितना है? +5। यहाँ पे कितना है? +3। यहाँ पे कितना है? +1। तो वो पूछ सकता है। यहाँ पे सल्फर का कितना है? 6, +6, राइट। सो ये आपको ऑक्सीडेशन नंबर पूछता है, आपको आना चाहिए और आपको आता भी है। आपने लोअर स्टैंडर्ड में पढ़ा है, हेलो रिडॉक्स रिएक्शन में पढ़ा है आपने, तो आपको पता है बेटा। देन इसके बाद कोई पूछेगा व्हाट इज द इम्पोर्टेंट, तो आई विल से दैट स्ट्रक्चर्स दिए हुए आपके, लाइक स्ट्रक्चर ऑफ ओजोन है, स्ट्रक्चर ऑफ डिफरेंट डिफरेंट स्ट्रक्चर्स दिया हुआ है। तो वो स्ट्रक्चर जो जो दिया हुआ है बेटा वो कर लेना, उसमें से एक क्वेश्चन 2 मार्क के लिए आ सकता है। अपार्ट फ्रॉम दैट ये ऑक्सो एसिड ऑफ हेलोजन है बेटा, तो ये भी आपको याद करना है कौन से ऑक्सो एसिड नहीं बनते हैं, एमसीक्यूज में आ सकते हैं। जैसे कि क्लोरीन का जो है वो ऑक्सो एसिड जो है वो सब बनाते हैं, राइट। ब्रोमीन का कौन सा ऑक्सो एसिड नहीं बनता? हेलस वाला जो है, यानी ब्रोमस एसिड नहीं बनता। फ्लोरीन का ओनली हाइपोफ्लोरस एसिड बनता है, बाकी नहीं बनते। तो इस तरह से आपको याद होना चाहिए क्योंकि एमसीक्यूज में आ सकता है, राइट। उसके बाद मैंने जैसे बताया कि आपको स्ट्रक्चर पूछ सकता है एग्जामिनर, ओजोन का स्ट्रक्चर एक्सप्लेन करो ऐसे, तो वो आपको पता होना चाहिए, राइट। उसके बाद ये ऑक्साइड्स कौन कौन से होते हैं ये भी आपको एक बार गो थ्रू कर लेना चाहिए। नेचुरल न्यूट्रल ऑक्साइड, एम्फोटेरिक ऑक्साइड, एसिडिक ऑक्साइड, बेसिक ऑक्साइड आपको पता होना चाहिए, जस्ट गो थ्रू कर लेना। स्ट्रक्चर ऑफ ओजोन एक बार आ चुका है बेटा, स्ट्रक्चर ऑफ सल्फर भी एग्जाम में आ चुका है, आपको पता होना चाहिए। कॉन्टैक्ट प्रोसेस वेरी इंपॉर्टेंट। कॉन्टैक्ट प्रोसेस इज प्रोसेस विच इज यूज इन प्रिपरेशन ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड, तो वो भी आपको पता होना चाहिए क्या है, उसके कितने स्टेप है और कौन कौन से। देन और क्या इंपॉर्टेंट है, तो और ज़्यादा कुछ नहीं है। प्रिपरेशन ऑफ क्लोरीन इंपॉर्टेंट है, एग्जाम्पल दे कौन प्रोसेस से क्लोरीन का प्रिपरेशन है। देन यहाँ पे जो क्लोरीन के प्रिपरेशन है वो इम्पोर्टेंट है। रिएक्शन इस चैप्टर में ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, बट कुछ इम्पॉर्टेंट रिएक्शंस है, जैसे मैंने आपको बोला प्रिपरेशन ऑफ क्लोरीन, आपको बाय हार्ट करना है, याद करके लेना है। देन आगे बढ़ते हैं हम लोग। इंटर हेलोजन कंपाउंड, अगेन ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। डेफिनेशन आता है व्हाट इज इंटर हेलोजन कंपाउंड, और एग्जांपल पूछ सकता है, तो आपको उसके लिए रेडी रहना है। डिटेल में सब पढ़ने की जरूरत नहीं है बेटा। डेफिनेशन इंटर हेलोजन कंपाउंड होता क्या है और उसके कुछ एग्जांपल देखना है, ठीक है। ओके, तो ये सब पार्ट नहीं स्किप करेंगे भी चलेगा, ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, लास्ट का पार्ट इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। मैं आपको स्किप करने बोल रहा हूँ, इस चैप्टर का पूरा करना है, मगर ये पार्ट मैंने जो देखा हूँ वो पार्ट कभी नहीं आया है, राइट। तो इसको नहीं भी करेंगे तो भी चल जाएगा, आपको ये भारी पड़ रहा है तो। ये जो टेबल दिया हुआ है जेनॉन का, ये आपको याद करना है, एमसीक्यूज में आ सकता है, तो उसके लिए इसकी किसकी किसकी कौन सी ज्योमेट्री है वो याद करना चाहिए। एंड लास्ट ये पार्ट भी बहुत इंपॉर्टेंट है, एनॉमलस बिहेवियर सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। उसके बाद इस चैप्टर में ऑक्सो एसिड इंपॉर्टेंट है, उसके बाद स्ट्रक्चर इंपॉर्टेंट है, उसके बाद रीजनिंग क्वेश्चन है आपका फिजिकल ट्रेंड्स का, वो इम्पोर्टेंट है। उसके बाद प्रिपरेशन लाइक सल्फ्यूरिक एसिड का प्रिपरेशन बाय कॉन्टैक्ट प्रोसेस, और उसके बाद यूजेस इंपॉर्टेंट है। तो ये सारे कुछ टॉपिक्स मैंने आपको कवर किया इस चैप्टर में जो इम्पोर्टेंट है। ओके, so we have done with the P block, that is group 16, 17, 18. Now we'll go for what? Our next chapter, that is what? Transition and inner transition element. अब इसमें क्या इंपॉर्टेंट है बेटा, तो इसमें अगर आप देखेंगे
तो आपका वो जो क्रोमियम एंड कॉपर का जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होता है वो एक्सपेक्टेड नहीं, जो एक्सपेक्टेड होता है वो नहीं दिखाता, ये जो लिखा हुआ है एक्सेप्शन होता है। तो वो क्यों होता है उसका रीजनिंग क्वेश्चन आ सकता है। राइट, यू कैन सी एक्सपेक्टेड ये है मगर ऑब्जर्व ये होता है। तो ये जो है यहाँ पर भी एक्सपेक्टेड अगर आप देखेंगे तो आपका ये एक्सपेक्टेड है मगर ऑब्जर्व में क्या है 3D5 4S1, यहाँ पे एक्सपेक्टेड 3D9 4S2 है, बट ऑब्जर्व में क्या है 3D10 4S1 है। तो ये क्यों है, बिकॉज ऑफ टू अटेन द स्टेबिलिटी, राइट ना। तो वो क्या करता है, एक इलेक्ट्रॉन एस का डी में देता है, राइट ना। तो ये आपको पता होना चाहिए कि एस का इलेक्ट्रॉन जो है डी में इसलिए दे रहा है टू अटेन द स्टेबिलिटी, स्टेबिलिटी को अटेन करने के लिए। और एस और 4S एंड 3D का जो एनर्जी गैप है बहुत कम है, इसलिए आसानी से वो अपना 4S का इलेक्ट्रॉन 3D में देके अपने आप को स्टेबल कर लेता है, राइट। उसके बाद क्या इंपॉर्टेंट है, उसके बाद इस चैप्टर में डायरेक्टली जंप करेंगे हम लोग आगे। इसमें फिजिकल ट्रेंड इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, बट इसके बाद अगर आप देखेंगे तो हाँ, मैग्नेटिक प्रॉपर्टी इज वेरी इंपॉर्टेंट। आपको मैग्नेटिक मोमेंट निकालने आता है, वेरी इंपॉर्टेंट, ये याद रख लेना। देन अगर आप देखेंगे यहाँ पर तो आपको ये मैग्नेटिक मोमेंट निकालने के लिए आएगा। और मैग्नेटिक मोमेंट अगर आपको याद नहीं, एमसीक्यूज में अगर टाइम नहीं मिल रहा है बेटा, तो सिंपल याद रखना, जितना अनपेड इलेक्ट्रॉन है उसमें आप क्या करेंगे 0.75 ऐड करेंगे। और 0.75 ऐड करने के बाद एग्जाम्पल एक कंपाउंड को सॉल्व करने के बाद मेरे पास क्या है आंसर जो है वो कितने अनपेड इलेक्ट्रॉन आए, 4 इलेक्ट्रॉन आए। तो मैं इसमें 0.75 ऐड करूंगा तो विल गेट व्हाट 4.75। तो आपकी जो आंसर की वैल्यू रहेंगी जो क्या रहेगी आपकी, अनपेड इलेक्ट्रॉन प्लस 0.75 के आसपास रहेगी। तो जो आंसर एमसीक्यूज में अगर क्वेश्चन आया तो सॉल्व करने की भी जरूरत नहीं है, जो आंसर आपका ये अनपेड इलेक्ट्रॉन प्लस 0.75 के आसपास आ जाती है तो वो वैल्यू आपकी करेक्ट आंसर है। देन कलर इज इम्पोर्टेंट, यहाँ पर इस चैप्टर में कलर इम्पोर्टेंट है। कलर पे क्वेश्चन आता है कि कलर आपको वैसे आयंस दिए रहेंगे और पूछेगा कलर है क्या कलरलेस है। तो कलर होने के लिए क्या चाहिए, अनपेड इलेक्ट्रॉन होना चाहिए। कलर होने के लिए डीडी ट्रांजिशन होना चाहिए। डीडी ट्रांजिशन कब होगा, जब जब क्या होता है बंदा अकेला होता है ना, शादीशुदा नहीं होता, सिंपल सी बात है। लोग उछल कूद कब मचाते हैं, जब शादी नहीं हुई होती है। शादी हो जाएंगी तो सारी उछल कूद बंद हो जाती है, चुपचाप से वो टाइम पे घर पे जाते हैं, टाइम से काम करते हैं। इसका मतलब शादीशुदा लोग कुछ नहीं कर सकते, कुछ उछल कूद नहीं कर सकते। इसका मतलब यही जो मैं अभी बोला, ट्रांजिशन, डीडी ट्रांजिशन मतलब, डीडी ट्रांजिशन मतलब क्या होता है, लोअर डी एनर्जी लेवल से हायर डी एनर्जी लेवल पे जंपिंग करते हैं इलेक्ट्रॉन। ये जंपिंग कब करते हैं, जब वो लोग अकेले रहेंगे। अगर पैड हो जाएंगे जंपिंग नहीं होती। इसका मतलब डीडी ट्रांजिशन नहीं होता। इसका मतलब आने वाले वेवलेंथ को एब्जॉर्प्शन इलेक्ट्रॉन नहीं कर पाएगा, और एब्जॉर्प्शन नहीं करेगा तो कलर नहीं दिख पाता। आपको डिटेल में चाहिए तो उसके ऊपर वीडियो में बनाऊंगा, आप मेरे को कमेंट बॉक्स में बताइए, मैं आपको उस पर डिटेल वीडियो बनाऊंगा कि कलर कैसे दिखता है। ठीक है। तो यहाँ पर कौन सा आयन का दिया रहेगा और आपको पूछेगा कलर है कि कलरलेस है या क्या, ऐसा कुछ पूछेगा, रीजन पूछ सकता है उसका, तो आपको आंसर आना चाहिए। देन एलॉय भी इंपॉर्टेंट है। उसके बाद इंटरस्टेशियल कंपाउंड भी इंपॉर्टेंट है, ये आपको करके रखना है। ठीक है बेटा। देन यहाँ पर KMnO4 K2Cr2O7 की रिएक्शन दी हुई है मगर ये इंपॉर्टेंट नहीं है। हाँ, ये चीज़ आप एक बार गो थ्रू कर लेना कि क्या चेंजेस आते हैं, बट रिएक्शन याद करने की जरूरत नहीं, एग्जाम में नहीं आए कभी, राइट। चेंजेस थोड़ा बहुत थियोरटिकल देख सकते हैं आप। देन ये जो आपके यहाँ पर मिनरल्स एंड ओर्स दिए हुए, ये आपको बाय हार्ट करना है, एमसीक्यूज में आ सकते हैं। देन यहाँ पर मेटलर्जी के इसमें डेफिनेशन है, इलेक्ट्रोमेटलर्जी, पायरोमेटलर्जी और मिनरल्स, ये सब जो डेफिनेशन है वो डेफिनेशन आपको याद करना है, एग्जाम में आता है। रोस्टिंग क्या होता है, कैल्सिनेशन क्या होता है, स्मेल्टिंग क्या होता है, ये सब डेफिनेशन आपको एक बार बाय हार्ट करना चाहिए। ठीक है। ये ठीक है, वो इतना इंपॉर्टेंट नहीं बोल सकते। उसके बाद डायरेक्टली जंप करते हैं एफ ब्लॉक में। तो एफ ब्लॉक में लेंथेनाइट कॉन्ट्रैक्शन क्या होता है, ये आपको क्वेश्चन एग्जाम में बहुत बार आ चुका है। डेफिनेशन ऑफ सॉरी लेंथ, एफ ब्लॉक और पी ब्लॉक, एफ ब्लॉक और सॉरी ट्रांजिशन
सॉरी, लेंथेनाइड एंड एक्टिनाइड्स के बीच में डिस्टिंग्विश आता है एग्जाम में बहुत बार। उसके बाद लेंथेनाइड कॉन्ट्रैक्शन क्या होता है उस पर आता है, एंड कॉजेस ऑफ लेंथेनाइड कॉन्ट्रैक्शन, लेंथेनाइड कॉन्ट्रैक्शन किसके वजह से होता है उस पे क्वेश्चन आता है। और लेंथेनाइड कॉन्ट्रैक्शन का रिजल्ट क्या होता है वो भी आता है। एग्जांपल, लेंथेनाइड कॉन्ट्रैक्शन से हम लोग का पोस्ट लेंथेनाइड एलिमेंट पे इसका असर क्या होता है, बेसिसिटी ऑफ हाइड्रोक्साइड ऑफ लेंथेनाइड ये पूछा जाता है आपको, राइट। तो ये सब केमिकल ट्विंस पे क्वेश्चन आता है, केमिकल ट्विंस किसको बोलते हैं, तो ये सारे क्वेश्चन एग्जाम में आते हैं, हमको पता होना चाहिए। देन ये जो लास्ट पार्ट यहाँ पे दिया हुआ है डायरेक्टली, ये सब छोड़ दो, ये सब इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, डायरेक्टली जंप करो। ये वाला पार्ट, डिफरेंसेस, लेंथेनाइड और एक्टिनाइड के डिफरेंसेस यहाँ पे देख लीजिए। सिमिलरिटी अब तक नहीं आई है, बट यहाँ पर दिया हुआ है एक बॉक्स के अंदर, तो आपको मैं बोलूंगा एक बार गो थ्रू करके रखो। सिमिलरिटीज भी हो सकता है इस बार एग्जाम में सिमिलरिटी पूछी जाए, तो आपको ये टेबल आपको एनी याद करना है, वेरी 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 इंपॉर्टेंट है टेबल, ठीक है। ये टेबल इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, इसको छोड़ दो, इट डजेंट मैटर। आप गो थ्रू करना तो कर लेना इसको, क्योंकि हो सकता है कि ये भी आ जाए, बट ये अब तक के एग्जाम में कभी नहीं आया है। Okay, so we have done with the D block, that is transition and inner transition element. Now we'll go for coordination compound. As I told you कि ये चैप्टर आपको करना ही करना है, पूरा करना चाहिए, बट फिर भी मैं आपको इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बताऊंगा ताकि एग्जाम में आप रिवीजन लेने टाइम पे वो टॉपिक कैसे भी करके जाए, या आखिरी मोमेंट पे कौन सी चीज को रिवाइज करना है वो चीज को आप देख लीजिए। अब इसमें भी छोटे मोटे डेफिनेशन इंपॉर्टेंट है जो आपको करना है कि लिगैंड क्या होता है, एम्बिडेंट लिगैंड क्या होता है, कोऑर्डिनेशन नंबर, स्पीयर कोऑर्डिनेशन स्पीयर क्या होता है, ये सारे बेसिक डेफिनेशन है वो आपको करना है। ये एक बार आ चुका है, डबल सॉल्ट एंड कोऑर्डिनेशन कॉम्प्लेक्स में डिस्टिंग्विश आ चुका है एग्जाम में। ये वाला न्यूमेरिकल जो है 9.1 का न्यूमेरिकल इंपॉर्टेंट है आपको, यानी जो वर्नर्स थ्योरी के बेस पे न्यूमेरिकल आता है। होमोलेप्टिक कॉम्प्लेक्स, हेटेरोलेप्टिक कॉम्प्लेक्स पे आपका क्वेश्चन आ सकता है। आईयूपैक नेमिंग बहुत वेरी इंपॉर्टेंट है, कोऑर्डिनेशन कंपाउंड के आईयूपैक नेमिंग पूछता है, वेरी इंपॉर्टेंट, प्लीज नोट इट डाउन। और वेरी इजी है बेटा, ई ए एन रूल इसमें आएगा अभी, वो भी बहुत इंपॉर्टेंट है। ई ए एन रूल आपको एनी हाउ इसका एग्जाम में डेफिनेशन आ चुका है, सॉल्यूशन ऐसा कोई दिएगा, कोई कंपाउंड देगा आपको ई एन पता करने बोलेगा, ये भी आ चुका है, या फिर आपको ई एन के डेफिनेशन के साथ सोल्यूशन भी देना होता है, ये भी आ चुका है। तीनों पॉसिबिलिटी हो सकती है, तो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, प्लीज नोट इट डाउन आपको। और अगर आपने पास टाइम नहीं है और एमसीक्यूज में ई एन आ गया, तो टाइम नहीं, लास्ट मिनट में टिक मार्क करना है, तो याद रखना 90% कंपाउंड का ई एन 36 आता है, तो आप 36 पे टिक मार्क करके आ सकते हो। देन आइसोमेरिज्म में, स्टीरियो आइसोमेरिज्म इज नॉट दैट मच इंपॉर्टेंट, बट स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म इज वेरी 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 इंपॉर्टेंट। इसके चार पार्ट है, लिंकेज आइसोमर, आयोनाइजेशन आइसोमर, कोऑर्डिनेशन आइसोमर एंड सॉलिड आइसोमर। ये चारों में से एक आता है, या भी चारों को भी पूछ सकता है, या तीन को पूछेगा। देन स्टेबिलिटी ऑफ द कोऑर्डिनेशन कंपाउंड इज वेरी इंपॉर्टेंट, एग्जाम में आता है, और फैक्टर्स अफेक्टिंग ऑन द स्टेबिलिटी इज आल्सो वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। वीबीटी की थियरी पढ़ने की जरूरत नहीं है, वीबीटी के जो एप्लीकेशन दिए हुए यहाँ पर, ये आपको यहाँ पे ये पूछ सकता है कि फाइंड आउट द magnetic property of the compound, find out whether the compound is low spin or high spin, find out the hybridization of the compound and so on। इस तरह से आपको क्वेश्चन इनर कॉम्प्लेक्स है कि आउटर कॉम्प्लेक्स है फाइंड आउट करो, तो इस तरह से आपको पूछ सकता है। ये आपको सिखाया गया क्लास में, डाउट रहेगा तो आप पूछो, और अगर आपको चाहिए तो कोऑर्डिनेशन कंपाउंड चैप्टर का मेरे को मैसेज करो चैट बॉक्स में कि आप सर एक वन शॉट वीडियो बनाओ कोऑर्डिनेशन कंपाउंड का, तो मैं वन शॉट वीडियो बना के आपको एक्सप्लेन कर दूंगा, ठीक है। उसके बाद ये पार्ट इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, लिमिटेशन भी अभी तक नहीं आई है। सीएफटी पे इतना ज्यादा क्वेश्चन नहीं आया है, एक आध बार आया है। टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्स भी नहीं आ चुका है। वेरी इंपॉर्टेंट, एप्लीकेशन ऑफ कोऑर्डिनेशन कंपाउंड वेरी इंपॉर्टेंट, एग्जाम में दो बार आ चुका है एटलीस्ट, तो वेरी इंपॉर्टेंट, आपको देखना है इसको, ठीक है।
तो यहाँ पर हमने क्या कर लिया, कोऑर्डिनेशन कंपाउंड चैप्टर कंप्लीट कर लिया बेटा, राइट। So here we have completed coordination compound chapter. Okay. So 9 चैप्टर हो चुके बेटा, 7 चैप्टर्स रिमेनिंग है। आई थिंक वीडियो बहुत लेंदी हो चुका है, सो विल स्टॉप ओवर हियर। आई थिंक आपको अगर मेरा वीडियो बेनिफिशियल लगा, अगर मेरे वीडियो में आपको लगा कि आपका वर्थ हो रहा है, मेरे अब तक की सीरीज जो आपके लिए बनाई गई थी इतनी मेहनत करके, वो सीरीज अगर आपको लगी कि आपका उससे फायदा हुआ है, तो इट इज माय रिक्वेस्ट फ्रॉम माय साइड टू यू दैट प्लीज लाइक वीडियो, प्लीज लाइक माय वीडियो, शेयर माय वीडियो एंड सब्सक्राइब माय चैनल। आप भी सब्सक्राइब करो और सारे अपने फ्रेंड्स को भी सब्सक्राइब कराओ, ताकि वो भी इसका फायदा उठा सके। और शेयर करो ज़्यादा से ज़्यादा, अपने कॉलेजेस में, अपने कोचिंग्स में, हर जगह शेयर करो, ताकि बच्चे जो जो 12th में है, अगर वो समझते हैं 12th बहुत डिफिकल्ट है, तो वो उनके लिए इजी हो जाए और उनका भी भला हो। कभी भी याद रखना कि किसी का आप भला करते हो तो आपका भला होता है। तो याद रखना, हमें क्या करना है, हमेशा सपोर्ट करना है, दूसरों की हेल्प करना है और हेल्प करते रहना है। और हेल्प करने से, आप दूसरों की हेल्प करेंगे तो आपकी हेल्प खुद ब खुद हो जाएगी, राइट। कभी ये नहीं सोचने का कि मैं अगर दूंगा तो उसका रिजल्ट अच्छा आएगा, ऐसा नहीं। रिजल्ट आपकी मेहनत पे आता है, उसकी मेहनत पे आएगा। ऐसा कुछ नहीं कि आप उसकी हेल्प करने पे उसका रिजल्ट अच्छा आ जाएगा, करेक्ट। तो हेल्प किया करो और प्लीज प्रमोट माय चैनल। ओके, सो विल स्टॉप ओवर हियर। नेक्स्ट टाइम हम लोग स्टार्ट करेंगे हैलोजन डेरिवेटिव के चैप्टर से, और मैं नेक्स्ट वीडियो में आपको रिमेनिंग चैप्टर्स का इम्पोर्टेंट क्वेश्चन दूंगा। मैं आपको रिक्वेस्ट करूंगा, सारे वीडियो देख चुके हैं, आप अपना स्टडी स्टार्ट कर लो, ठीक है। और टारगेट करो कि दिसंबर के एंड तक आपका जो मैं मेथड दिया हूँ वो मेथड फॉलो कर लिया आप। और फॉलो करने के बाद, मतलब उतना फॉलो करके उतनी चीज़ें याद कर लें। याद होने के बाद आपको क्या करना है, दिसंबर के एंड में आपको अगर लास्ट 5 ईयर के पेपर्स की बुक मिलती है मार्केट में, पहले आती थी, अगर अभी आ रही है, क्योंकि अभी 5 ईयर का पोर्शन हुआ नहीं है, न्यू सिलेबस आने के बाद 5 ईयर हुआ नहीं है, इसलिए मेरे ख्याल से लास्ट 5 ईयर की बुक नहीं है अवेलेबल। है तो वो उसके पेपर लेके आके उसको सॉल्व करना, उसकी प्रैक्टिस करना स्टार्ट करो। और अगर वो नहीं कर सकते, वो नहीं आप नहीं मार्केट में अवेलेबल है, तो उत्तम या नवनीत की बुक लेके उसको सॉल्व करना स्टार्ट करो। इट विल बी वेरी हेल्पफुल। आपको एटलीस्ट 5 पेपर सॉल्व करना है, जिसमें 3 नोन करना है, पहले देख के याद करके लिखना है, और 2 को अननोन करना है, जिसको बिना देखे ही आप ट्राई करेंगे कि आता है कि नहीं आता है। इससे आपको पेपर लिखने की प्रैक्टिस होगी, और आप 2.5 घंटे में पेपर करना सीखेंगे, तो आधा घंटा जब बचेगा तो आप पेपर को रीचेक कर सकते हैं। तो थैंक यू सो मच, आज के लिए इतना काफ़ी है। मिलते हैं हमारे न्यू वीडियोस के लिए अगले मेरे वीडियो में, ठीक है। थैंक यू सो मच।